प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान कार्य पुस्तिका में कक्षा 8 का पाठ ध्वनि इनके प्रश्नों को हल करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहली गतिविधि है, 2-3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद कर बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियों को सुनो। आंख बंद करके आपको बैठ जाना है और जो आसपास की कोई ध्वनि आपको सुनाई देती है तो तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दी? स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी, सड़क पर चलते साधनों की आवाज़, फल या सब्जी वाले की आवाज़ आदि ये आपको सुनाई देगी। अगला है, इनके अलावा भी बहुत सी ध्वनियाँ तुम्हारे आसपास सुनाई देती है, उन सब की सूची बनाओ। जो ध्वनि और आपको सुनाई देती है उनकी सूची भी बनानी है, इसमें लिखना है। जैसे डीजे का बजना, पक्षियों की चहचहाट, बस का हॉर्न बजना, सब्जी बेचने वाले की आवाज़, खिलौने आदि बेचने वालों की आवाज़ ये आपको सुनाई देगी। गतिविधि 2, स्कूल के घंटे को रस्सी से किसी ऐसी जगह लटकाओ जहां वह किसी दूसरी चीज़ से न टकराए। घंटे को हथौड़े से बजाओ। स्कूल की जो घंटी है उसको लटकाना है रस्सी से ताकि वो किसी दूसरी चीज़ से न छुए। क्या घंटे की आवाज़ बजाने के एकदम बाद बंद हो गई? नहीं, आवाज़ धीरे धीरे हल्की होती जाती है, कुछ समय बाद में बंद होती है। वह है, जब घंटे से आवाज़ आ रही हो तो उसे धीरे से उंगली से छुओ। तुम्हें कैसा महसूस होता है? जब आप घंटी बजा करके घंटे को छुओगे तो आपको घंटे में कंपन महसूस होगी। यह आप करके भी देख सकते हैं। घंटे को दोबारा बजाओ और उसे कसकर पकड़ लो। क्या घंटे को पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों? घंटे को पकड़ने के बाद पहले जैसी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि पकड़ने से घंटे की कंपन बंद हो जाती है और कंपन से ही ध्वनि पैदा होती है। एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे एक चम्मच से बजाओ। थाली में पानी डाल करके उसको चम्मच से बजाओ। फिर पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? जब आपने पानी की सतह पर जल के अंदर उठती हुई तरंगे देखी, जल तरंगे देखी, तो आप सोचकर बताओ ऐसा क्यों होता है? चम्मच के थाली पर मारने से थाली में जो कंपन उत्पन्न होती है उसके कारण ऐसा होता है। जब थाली को बजाकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए, तो ऐसा करने के लिए पानी की सतह पर क्या असर हुआ? पकड़ने से कंपन मंद होकर बंद हो जाती है, तो ध्वनि तथा जल तरंगें भी बंद हो जाएगी। सोचकर बताओ कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना आवश्यक है? ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में कंपन का होना आवश्यक है। अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। स्कूल की घंटी है, ढोलक की झिल्ली है, सितार का तार है। इनमें आप कंपन को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। गतिविधि अगली, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ। चित्र 1 और चित्र 2 दिए गए हैं। चित्र 1 में ये निर्वात पंप है। इस जो बेलजार है इसमें घंटी लटकाई हुई है और एक निर्वात पंप लगाया गया है। तो निर्वात पंप से क्या है, इस बेलजार की सारी वायु को निकाल दी जाती है। और दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है, केवल बेलजार से घंटी को ढका गया है। बेलजार और घंटी है। तो चित्र 1 और 2 में दोनों परिस्थितियों में किस में घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? तो चित्र 2 में आपको आवाज़ सुनाई देगी, चित्र 1 में नहीं सुनती, क्योंकि चित्र 2 में कंपन के लिए, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, स्थानांतरित होने के लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम है। और इधर चित्र 1 में निर्वात पंप के द्वारा हमने हवा को शक करके बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से इसमें वायु नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, और माध्यम ना हो तो ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो दोनों परिस्थितियों में घंटी चित्र 2 में सुनाई देगी, चित्र 1 में नहीं सुनती। इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि चित्र 1 में निर्वात है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको संचरण के लिए माध्यम चाहिए, इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ये आवृत्ति की परिभाषा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ध्वनि संचरण की गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में से किस में सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि संचरण की गति ठोस में अधिक होती है, ठोस के बाद में द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। तो ठोस में ध्वनि संचरण की गति सबसे अधिक होगी।
यह गति किस माध्यम में सबसे कम होगी? गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। पता करो, ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जा सकता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस में तेज़ गति से अर्थात अधिक होता है। तो पटरी पर कान लगाकर सुनने में जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस में अधिक होता है। चमगादड़ के सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसका पता उसे कैसे लगता है? तो चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनों तरंगों का प्रयोग करके और आने वाले अवरोध को पता लगा लेता है, उसको एहसास हो जाता है। एसटीडी और पीसीओ की दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का कैबिन क्यों बना होता है? कांच के कैबिन में बाहर से कोई ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती और हम आसानी से अपनी बात कर सकते हैं। नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन्हें तारतों के आधार पर छांटकर सारणी में लिखना है। नीचे सारणी दी गई है जिसमें उच्च अधिक तारतों की ध्वनियाँ पतली और तीखी, निम्न कम तारतों की ध्वनियाँ मोटी और भारी। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, ढोलक की आवाज़, सीटी की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़, ढोलक की आवाज़, इनमें से छांटना है। तो इनमें से उच्च और अधिक तारतों की ध्वनियाँ जो हैं वो सीटी की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ और मच्छरों की भिनभिनाहट और बच्चों की आवाज़, ये इसमें आएगी जहाँ उच्च और अधिक तारतों की ध्वनियाँ हैं। निम्न और कम तारतों की ध्वनियाँ मोटी और भारी, ढोलक की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, ढोल की आवाज़, ये इसमें आएगी। तो इस तरीके से आप इनको छांट करके इस सारणी में लिख सकते हो। सही व गलत को छांटो तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पतली यानी उच्च तारतों वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है, ये गलत है, क्योंकि पतली और उच्च तारतों वाली ध्वनि का आयाम कम होता है। इसको सही करके लिखेंगे, कम होता है। मोटी यानी निम्न तारतों वाली ध्वनि का आयाम कम होगा, ये भी गलत है, इसका आयाम अधिक होगा। तारतों कंपन गति पर आधारित है, ये सही है। आवर्तकाल अधिक हो तो आयाम अधिक होता है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 9, अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो। फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। तो खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है, क्यों? क्योंकि सामान ध्वनि को अवशोषित कर लेता है और खाली कमरे में जो आवाज़ है दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है और गूंजती है। तो इसका कारण ये है कि सामान जो है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, खाली कमरे में दीवारों से टकराकर आवाज़ वापस आती है। कोई दो ऐसे उदाहरण बताओ जब तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। आप कुएं में आवाज़ लगाओगे तो थोड़ी देर में आवाज़ वापस आएगी। बड़ी इमारतों या पहाड़ों में कुछ दूरी पर खड़े होकर के आवाज़ लगाओगे तो उनसे टकरा करके फिर आपको ध्वनि, आपकी आवाज़ सुनाई देगी। आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल अधिक है। 11वां प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवर्ती कहते हैं, तो ये गलत है। कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को आयाम कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लिया जाता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, नहीं आवर्ती कहते हैं। ये भी गलत है, इसको ठीक करके लिखेंगे, आवर्ती कहते हैं। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ही कम होगा, ये सही है। ज़्यादा आवृत्ति, कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है तारतम्य उतना ही कम होता है, ये सही है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसका ये सही जवाब है। नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इन दोनों में से आवृत्ति और ध्वनि में से इसमें जो आएगा वो भरना है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि आएगा इसमें। मनुष्य के कानों के लिए सर्वयता की आवृत्तियों का प्रास, इनमें से जो मनुष्य की सर्वयता की आवृत्ति है उसका प्रास है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये इसका सही उत्तर है। कंपन का आयाम इसमें आएगा आयाम, जितना अधिक होता है ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है, तो इनमें ये आएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अब अगला प्रश्न है, चित्र में दिए गए वाद्य यंत्रों को देखो, इन सभी में एक बड़ा खाली बक्सा क्यों है? अब ये हम चित्र देखेंगे तो इनमें आप देखोगे कि सब में
एक खाली बक्सा है, ये क्यों है इसके बारे में बताना है। तो ये खाली बक्सा तेज़ ध्वनि उत्पन्न करने के लिए खाली बॉक्स हवा की एक बड़ी मात्रा को कंपन में डालता है, जिसकी आवृत्ति उसकी तार की आवृत्ति के समान होती है और तेज़ ध्वनि, इसलिए तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो खाली बक्सा जो है वो तेज़ ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि इन वस्तुओं में किसके कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये हमें देखना है। इनमें वीणा है, पियानो है, ढोलक है, हारमोनियम है। तो इनमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इनके बारे में ये बताया गया है। तो वीणा और इनमें तनित डोरी, जो डोरी से कंपन होती है उससे ध्वनि पैदा होती है। तबला व ढोलक, तबला में जो झिल्ली होती है, तनी हुई झिल्ली, तनित झिल्ली जिसे कहते हैं, उससे। इसी तरीके से पियानो और हारमोनियम में भी जो तार होते हैं और बक्सा होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब एक और गतिविधि दी गई है। इन दोनों में चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में पहले ये पढ़िए क्या बताया गया है। एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो। चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबाकर रखो और दूसरे सिरे पर उंगली द्वारा कंपन करो। जो स्केल लिया उसको हमने थोड़ा सा किनारा इस टेबल पे रख करके, ऐसे इस टेबल पे रख करके इस तरीके से दूसरी उंगली से उसमें कंपन पैदा करनी है, द्वारा कंपन उत्पन्न करो। और इसी प्रकार फिर दूसरी टेबल पे रख करके, और जो स्केल है उसका ज़्यादातर सिरा टेबल पर रख करके एक हाथ से दबाओ और फिर दूसरे हाथ से उसमें कंपन उत्पन्न करो। फिर आपने क्या निष्कर्ष निकाला। अब आप देखोगे जो हमने थोड़ा दबाया था उसमें कंपन अधिक पैदा होती है, जो हमने अधिक दबाया है उसमें कंपन कम पैदा होती है। तो इसके बारे में जो निष्कर्ष निकलना है वो इसमें लिखना है। तो लंबाई के साथ कंपन का आयाम बढ़ता है। जिस स्केल में लंबाई ज़्यादा थी उसकी कंपन का जो आयाम है वो बढ़ता है, वह लंबाई घटने के साथ आयाम घटता है और आवृत्ति बढ़ती है। तो ये निष्कर्ष इसमें निकलेगा। अब अगला चित्र देखो। इस चित्र में ये दिखाया गया है साउंड सिस्टम। तो इसमें एक व्यक्ति ने अपने कानों को ढक रखा है, दूसरे ने अपने कान में उंगली दे रखी है। तो इस तरीके से ये इस अधिक ध्वनि की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। तो इसको देख करके और नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। दिए गए चित्र में किस प्रकार के प्रदूषण की बात की गई है। अब इसको देखने से ये पता चलता है कि ये ध्वनि प्रदूषण है। शोर, ध्वनि के द्वारा ज़्यादा अधिक तीव्र ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अवांछनीय ध्वनि। इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रदूषण का हम देखते रहते हैं अभी शादी वगैरह में डीजे का बजना, तेज़ आवाज़ में गाने बजाना, लाउड स्पीकर, साधनों के जो हॉर्न हैं, गाड़ियों के हॉर्न, कारखानों और फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनों की आवाज़, ये प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानी हो सकती है। जो ध्वनि प्रदूषण है उससे होने वाली परेशानियाँ, सिर दर्द है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, बेचैनी होती है, अनिद्रा, नींद नहीं आती। और जो रक्तचाप के रोगी हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो बढ़ जाता है। तो ये परेशानियाँ ध्वनि प्रदूषण की वजह से होती है। इससे बचने के कुछ उपाय सुझाव। तो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए साधनों वाहनों में जो साइलेंसर लगाया जाता है उसको लगा करके कम किया जा सकता है। फैक्ट्रियों कारखानों को गांव और शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। सड़कों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाने से जो ध्वनि है वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। इस तरीके से इन विधियों द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का काम। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। फिर हम एक अगले पाठ की नई वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।